नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जोगटा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस चलाई जा रही है, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी वीडियो सीरीज में मैं आप सभी के बीच में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के बाद इंडस्ट्रीज वाला जो हमारा चैप्टर 9 है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज के लोकेशनल फैक्टर, इंडस्ट्रीज का डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है या फिर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव में तो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम की हम बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2018 में एक स्कीम लाई गई है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो स्वावलंबन का मतलब क्या हो गया कि खुद से आपको जॉब क्रिएटर बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आपको जाना है। तो यहां पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की, तो 2018 में ये स्कीम लॉन्च की गई और इसका जो उद्देश्य है, हिमाचल प्रदेश में जो जॉब सीकर्स हैं, बेसिकली 18 से 45 साल अगर आप मेल की बात करें और 18 से 50 साल तक अगर आप फीमेल की बात करें, तो ये जो लोग हैं, ये जो हिमाचली बोनाफाइड है, इनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना। तो इसके लिए अगर ये लोग किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई इंटरप्राइज लगाते हैं, जिसका मैक्सिमम मशीनरी और प्लांट में जो कॉस्ट होगा, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा, वो 1 करोड़ तक का होना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट पर 60 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट तक का जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और इस सब्सिडी का जो रेट है वो डिफर करता है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज वो डिफर करता है। तो यहीं पर अगर हम बात करें जो सब्सिडी की जो हम बात करें, तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 25% की सब्सिडी दी जाएगी और SC और ST के लिए 30% की सब्सिडी दी जाएगी। वुमेन्स और दिव्यांग लोगों के लिए जो है 30% तक की सब्सिडी, 35% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी। तो इसी में अगर आप देखें, अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई प्रोजेक्ट आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें 60 लाख तक के लोन पर इनिशियल 3 ईयर के लिए 5% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जॉब क्रिएशन को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश में C कैटेगरी एरिया में, अब देखो ये C कैटेगरी एरिया कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में बैलेंस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज, 3 प्रकार के एरियाज है, A, B, C। सो A कैटेगरी में वो एरियाज आते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जैसे बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़ या फिर जो आपका परवाणु वाला रीजन है। और B कैटेगरी में हमारे पास ऐसे एरियाज आते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में है, जो अभी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और तीसरे C कैटेगरी में वो एरिया आते हैं जो इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बैकवर्ड है, जहां पर किसी तरह की कोई इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे ट्राइबल एरिया देखें या फिर दूसरे रिमोट एरियाज देखें। तो ऐसे एरिया में अगर कोई इंडिविजुअल, कोई इंटरप्रेन्योर, जो कोई जॉब सीकर, कोई जो पर्सन है, अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो उसके लिए प्लॉट शेड शॉप्स या फिर पर जो आपका प्लॉट शेड शॉप्स या फिर लैंड का जो एलोकेशन है, वो इनिशियली 25% के प्रीमियम पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अगेन अगर आप देखें, अंडर दिस स्कीम एंटरप्रेन्योर्स परचेजिंग प्राइवेट लैंड आर चार्ज्ड विद 3% स्टाम्प ड्यूटी। अगर आप लैंड को परचेज करते हो तो उसमें 6% का स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को जाता है। तो यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए अगर कोई पर्सन प्राइवेट लैंड को परचेज कर रहा है, उसे कोई इंटरप्राइज लगाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस लैंड पर गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ 3% का स्टाम्प ड्यूटी ही चार्ज किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान देना है। तो इस स्कीम के तहत बेसिकली 103 सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है अदर देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो मिशन है, ये 2012-13 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, बट जिसको इट इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इसको इंप्लीमेंट स्टेट एजेंसीज कर रही है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट के लिए कुछ ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जा रही है।
जिसका मुख्य उद्देश्य है फूड प्रोसेसिंग की तरफ को फोकस को बढ़ाना, हिमाचल प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप एक कंपोनेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट की बात की जा रही है 75 लाख 5 करोड़ के साथ साथ अगर आप मैक्सिमम लिमिट की बात देखें तो यहाँ पर 2.5 करोड़ के बाद जो है 5 लाख एंड 50 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट की यहाँ पर बात की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रोपोर्शन सब्सिडी का रखा गया है डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए, डिफरेंट एरिया के लिए। सो जैसे अगर आप पहला देखो तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इस्टेब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके लिए जो सब्सिडी या फिर ग्रांट इन एड जो प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को, वो 33.33% है। अगर कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन, प्रिजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट के लिए जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50% होगी। उसी के बाद अगर आप देखो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर आपने रूरल एरिया में इस्टेब्लिश करने हैं, उसके लिए ग्रांट इन एड 75% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी। एंड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मीट शॉप के लिए ग्रांट इन एड 75% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, जो है ग्रांट इन एड स्टेट को प्रोवाइड करेगी। नाउ अगेन अगर आप देखें परचेज ऑफ रेफर व्हीकल्स के लिए ग्रांट इन एड 50% की प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी अप टू मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 50 लाख एंड सो। तो ये स्कीम में आपने ध्यान रखना है कि स्कीम का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। और इसमें जो फंडिंग का प्रावधान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, जो डिफरेंट ग्रांट इन एड के तहत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके सब कंपोनेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों थर्ड हम देखते हैं। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज द चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट न्यू इंडस्ट्रीज स्कीम। नाउ इस स्कीम में जो है, इस स्कीम के बहुत सारे कंपोनेंट जो है 2016 में शुरू हो गए थे। नाउ इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्टार्टअप को शुरू करना। हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप को क्यों शुरू करना है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में या फिर इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अभी वर्किंग एज में है। सो वर्किंग एज में जो पॉपुलेशन है उसका जो बेनिफिट है, उसका जो डिविडेंड है, उसको रिप करने के लिए हिमाचल प्रदेश या फिर इंडिया के लेवल में बहुत सारे स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उनको इवॉल्व किया जा रहा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश हैज ए ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है जहां पर स्टार्टअप को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अगर स्टार्टअप शुरू हो रहा है उसको सबसिस्ट करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए शुरू में सरकार जो है 25,000 प्रति मंथ 1 साल तक का स्टाइपेंड देगी। उसी के साथ साथ फ्री इंक्यूबेशन फैसिलिटी के साथ प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जिसको हिमसुप हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप योजना कहा जाता है उसको भी शुरू किया है, जिसके तहत अंडर विच ए फंड ऑफ 10 करोड़ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर 5 ईयर टू सपोर्ट द कंपनी। 10 करोड़ का एक फंडिंग का प्रोविजन किया गया है जिसमें जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। फॉलोइंग आर द हाइलाइट्स, यहां पर कुछ हाइलाइट्स है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑथराइज्ड ए टोटल 14 बिजनेस incubators for providing headloom support, working space and other facilities. So ये incubators का क्या मतलब होता है? Basically incubator is the facility जहां पर किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए जो एसेंशियल नॉलेज है या फिर जो इनोवेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो यहीं पर 365 स्टार्टअप हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंक्यूबेशन। हिमसुप योजना हैज कंट्रीब्यूटेड अराउंड 2.11 करोड़ to 9 different business as a form of capital assistance. सो ये सब इसमें जो है इसके तहत कुछ एक कंपोनेंट है। बट हाँ, 2 न्यू इनक्यूबेशन आपने ध्यान रखने हैं। 2 न्यू इनक्यूबेशन सेंटर हैव बीन इस्टेब्लिश, एक IIM सिरमौर में और तीसरी है IIM एम्स बिलासपुर में जो है ये इनक्यूबेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। और इनका जो मेन उद्देश्य है वो मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो इनोवेशंस है उनको प्रमोट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा स्टार्टअप स्कीम थी। नेक्स्ट हम चलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म,
टाइम बाउंड प्रोजेक्ट अप्रूवल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सिंगल विंडो एक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल IAC, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल। सबसे पहले जो ये हमारे पास एक प्लान है दैट इज द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बेसिकली ये जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है इसको 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय दिस एंटिटी दैट इज द DPIIT, दैट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। इसके द्वारा 2014 में ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को शुरू किया गया और इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में हिमाचल प्रदेश अचीव 99% इंप्लीमेंटेशन स्कोर। मतलब इन्होंने लगभग 252 रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, उसमें से 347 रिफॉर्म को हिमाचल प्रदेश ने इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके आधार पर हिमाचल प्रदेश ने 99% इंप्लीमेंटेशन स्कोर को अचीव किया है। Now state has ranked aspirer category in ease of doing business। जो आपकी रैंकिंग है उसमें हिमाचल प्रदेश एक एस्पायरर कैटेगरी की स्टेट में आया है। एस्पायरर इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है इस रैंकिंग में, जैसे टॉप अचीवर है, अचीवर्स है, एस्पायरर है, एमर्जिंग स्टेट है या फिर बिजनेस सेंटर है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है एस्पायरर कैटेगरी के रूप में हिमाचल प्रदेश इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उभर कर सामने आया है। अगर हम पीछे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है 17th रैंक से 7th पोजीशन पर आई 2019 में, और अभी प्रेजेंटली सभी हिली स्टेट में हिमाचल प्रदेश जो है टॉप रैंक पर है। ये आपने ध्यान रखना है, टॉप रैंक पर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगेन नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रली कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सबसे पहली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। सो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली 2020 में ये जो प्रोग्राम है दैट इज नॉन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इसको 2020 में शुरू किया गया है अंडर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो इसका जो उद्देश्य है वो है इट प्रमोट्स फॉर्मलाइजेशन of the food processing sector in Himachal Pradesh by providing financial, technical, infrastructure, capacity building support to self-help group, farmer producer organization, cooperative and individual entrepreneurs। तो इसके तहत इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेज, अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पर कोई माइक्रो इंटरप्राइज लगा रहा है तो उसको क्रेडिट लिंक के साथ कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ऑफ 35% ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट, बट उसका मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ सीलिंग कॉस्ट क्या है, दैट शुड बी 10 लाख प्रति यूनिट। 10 लाख प्रति यूनिट। सो 10 लाख प्रति इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर जो है 35% का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, बट दिस सब्सिडी इज लिंक्ड विद द क्रेडिट के साथ लिंक्ड फैसिलिटी है। मतलब अगर कोई लोन ले रहे हैं तो उस लोन पर किसी वे में आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी एंड दैट सब्सिडी विल बी 35% के आसपास। ठीक है। उसी के बाद सीड कैपिटल टू SHG, तो यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के हर मेंबर्स को 40,000 रुपए का जो है एक सीड कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो किसी तरह का कोई स्मॉल टूल खरीदना चाहता है या फिर वर्किंग कैपिटल कोई छोटा इंटरप्राइज लगाना चाहता है तो उसके लिए 40,000 रुपए का जो अनुदान है, कैपिटल है, वो हर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे गांव में बहुत सारे SHGs बनते हैं जिनका उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ फूड प्रोसेसिंग, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना। उसके लिए अगर वो कोई इंडिविजुअल लेवल पर कोई टूल खरीदना चाहता है या फिर कुछ सेटअप लगाना चाहता है, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 40,000 रुपए का फंडिंग का प्रोविजन है। सो हमारे पास अचीवर्स की बात करें तो हमारे पास 3 अचीवमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। इसके तहत जो अचीवमेंट देखें अप्रैल टू दिसंबर 2024 के बीच में, तो यहाँ पर 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इन द स्टेट टू हेल्प माइक्रो इंटरप्राइजेज। माइक्रो इंटरप्राइजेज को शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 3 इंक्यूबेशन सेंटर को शुरू किया जा रहा है, जिनमें एक हमारे पास पालमपुर कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में, जहाँ पर मैंगो, फ्रूट, वेजिटेबल से रिलेटेड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जा रही है। अगेन उसी के बाद कुकुम सेरी लाहौल स्पीति में है।
CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की ये यूनिट है। तो यहाँ पर सी बकथॉर्न और फ्रूट वेजिटेबल को प्रोसेस करने का माइक्रो यूनिट्स लगाया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर लगाया जा रहा है ना। देखो इसके बाद हमारे पास है नौनी विश्वविद्यालय में मशरूम, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, हर्ब्स से रिलेटेड इंक्यूबेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो इन 3 लोकेशन पर इस स्कीम के तहत हम इंक्यूबेशन सेंटर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है ना। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश इस स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना। अब देखो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में 2008 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत इस स्कीम को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये। तो इसका जो उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश या फिर सेंटर में नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का सृजन करना। सो यहीं पर अगर आप देखें, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 50 लाख एंड 20 लाख अंडर द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के तहत या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख तक है या फिर 20 लाख तक है, उसी को इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। अगर इससे ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है तो फिर उसके बाद जो है कुछ जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक से बिना गवर्नमेंट सब्सिडी के प्रोक्योर करना पड़ेगा, बैंक से लेना पड़ेगा, लोन के फॉर्म में लेना पड़ेगा ना। जनरल कैटेगरी के लिए 15 से 25% तक का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद अदर कैटेगरी के लिए 25 से 35% तक का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा अगर कोई इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है अंडर दी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है जी, तो ये हमने किया और इसको इंप्लीमेंट करने की जो एजेंसी है वो है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, उसके और साथ में है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट कर रही है। तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है जिसकी अपर लिमिट 50 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 20 लाख है, सर्विस सेक्टर के लिए अगर किसी ने कोई हट लगाना है, कोई इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हट्स बनाने हैं तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट जो रखी गई है वो 20 लाख तक रखी गई है और उस पर जो जनरल कैटेगरी को सब्सिडी प्रोवाइड की मिलेगी होगी वो 15 से 25% होगी या फिर जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 25 से 35% होगी ना। अगर इससे बाहर का खर्चा है, बाहर इससे ज्यादा अगर आपके पास कॉस्ट है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, तो आपको जो फंडिंग है वो कहां से लेना पड़ेगा, वो आपको बैंक से फंडिंग को सोर्स करना पड़ेगा और उसमें गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरह का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये इस प्रोजेक्ट की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, PMV स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो ये स्कीम है ये 2023 में रिसेंटली स्कीम को शुरू किया गया है और इस स्कीम में अगर आप देखो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आर्टिसन और क्राफ्ट्स पीपल जो होते हैं उनको एम्पावर करना, उनको जो है उनके लिए लाइवलीहुड का सृजन करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बनाना और उनको जो है स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स प्रोवाइड करना। इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस 15,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है जिससे वो टूल किट खरीद सकते हैं। साथ ही साथ 3 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट कितना होगा, 5% होगा। सो लो इंटरेस्ट रेट पर कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत इंडिविजुअल जो एक जो आपके पास क्राफ्ट्समैन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आर्टिसन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट, वो जो है स्टेट लेवल एग्जीबिशन और फेयर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रिसेंटली हमने हमारे पास 2 फेयर्स को होस्ट किया गया है। वन इज जुनगा शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल और दूसरा रामपुर में जो लवी मेला होता है। 3 आर्टिसन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश को जो है ऑनर प्रोवाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। मेजर ट्रेड कवर, ये बहुत सारे ट्रेड है, कारपेंटर, टेलर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, लॉक स्मिथ, आर्मोरर, बोट मेकर्स एंड सो ये सब 18 ट्रेड है जिसको इसके तहत इंक्लूड किया गया है। ना अगर हम बात करें इसके स्टेटस की तो टोटल हमारे पास 3,615
15 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों में से 3611 ग्राम पंचायतों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है और अभी 4 बची हुई है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है यूनिटी मॉल ए बीकन ऑफ नेशन इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक यूनिटी मॉल बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना, ऐसा मॉल बनाना, इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना जिसने नेशनल इंटीग्रेशन को भी जो है एक नेशनल इंटीग्रेशन को भी एक इम्पेटस मिल पाए, जैसे प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ग्रोथ करना है, इनहांसिंग मार्केटेबिलिटी ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट। तो एक प्रोग्राम चल रहा है दैट इज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। उस प्रोडक्ट को, उस तरह के प्रोग्राम को, इस फ्रेमवर्क को भी इस यूनिटी मॉल के थ्रू हम जो है प्रमोट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने एम्पावर करना है आर्टिसन को बाय प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू शोकेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट। तो वहाँ पर लोकल जो आर्टिसन है वो इस यूनिटी मॉल में आ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उसको शोकेस कर सकते हैं। सो ऐसा ही यूनिटी मॉल एक जगह पर है, दैट इज द मोहाल चकवान दगवार धर्मशाला में ये जो मॉल है, ये मॉल को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ये आपने याद रखना है। सो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 132 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए सेक्शन हुआ है। तो यस, इस लोकेशन पर मोहाल चकवान दगवार में धर्मशाला में एक यूनिटी मॉल एस्टैब्लिश होगा जिसका ये सब उद्देश्य है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सेरीकल्चर। सो हमारे पास सेरीकल्चर इंडस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रही है सेरीकल्चर विंग। इन स्टेट गवर्नमेंट ने जो सेरीकल्चर विंग है, सेपरेट सेरीकल्चर विंग है, उसको 1951 में एस्टेब्लिश किया। तो वहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ इस सेक्टर में 10,470 10,470 फैमिलीज इन 6091 विलेजेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और एक रेम्यूनरेटिव जो मनी है उसको अर्न कर रही है, जो है रेम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन के तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। नाउ प्राइमरीली बिलासपुर मंडी में जो है, हमीरपुर, कांगड़ा, उन्ना, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्क कोकून प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है। तो सबसे ज्यादा 35% जो है बिलासपुर, 25% मंडी, कांगड़ा 22%, हमीरपुर 16% है, जहां पर सिल्क कोकून को प्रोड्यूस किया जाता है। सो यहाँ पर बेसिकली सिल्क वॉर्म को हम रियर करते हैं, उससे हम जो है सिल्क, जो हमारे पास रॉ सिल्क है, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैज एस्टैब्लिश 8 सेरीकल्चर डिवीजन। 11 डिस्ट्रिक्ट में 8 सेरीकल्चर डिवीजन को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने एस्टैब्लिश किया है। 79 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेरीकल्चर सेंटर कम चौकी रियरिंग सेंटर, 64 मलबरी फार्म है। So again these center distribute silk cocoon to farmer and provide a technical guidance। ठीक है जी, ये हमारे पास सेरीकल्चर के लिए है। इसी के बाद इसी सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर। अगेन माइनिंग है तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट, बट अगेन हिमाचल प्रदेश में आप देखो तो सेकेंडरी सेक्टर को ये एक इंपॉर्टेंट बेस प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने इसको माइनिंग एंड क्वेरिंग को इसमें रखा है। तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया है हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल कंसेशन एंड मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2015। सो 2015 में माइनिंग को लेकर जो रूल बनाए थे उनको गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में अमेंड कर दिया है 2024 में। क्यों अमेंड किया है? क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू इनहांस करना है। इसके तहत जो यूजर एजेंसीज है, अगर वो नॉन माइनिंग एक्टिविटी से कुछ मनी अर्न कर रही है तो उनको जो है 75% तक का रॉयल्टी उस पर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज ए प्रोसेसिंग चार्ज अदर देन नॉन माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है। उसी में अगर एवरी मिनरल कंसेशन होल्डर जिसके पास मिनरल को माइन करने का जो है लाइसेंस है, परमिशन है, उसको 5 रुपए प्रति टन के हिसाब से ईवी चार्जेस देने पड़ेंगे, 5 रुपए प्रति टन के हिसाब से ऑनलाइन चार्जेस देने पड़ेंगे एंड 2 रुपीज प्रति टन के हिसाब से मिल्क सेस देना पड़ेगा। बेसिकली अलग अलग प्रकार के सेस लगाए जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन को किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट किया जाए। तो इसी के तहत अगर हम मिनरल पॉलिसी 2024 देखें, दिस वाज रिवाइज्ड आफ्टर ओवर ए डेकेड टू इंश्योर सस्टेनेबल सिस्टमैटिक साइंटिफिक माइनिंग प्रैक्टिसेस। सो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस एफर्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, माइनिंग रेवेन्यू, इन एफर्ट से माइनिंग रेवेन्यू अभी बढ़ा है। जो 2022-23 में सिर्फ और सिर्फ 241 करोड़ था, वो 23-24 में बढ़कर 315 करोड़ हो गया है।
क्योंकि यहां पर हमने अलग अलग प्रकार के सेस को लगाया है। ठीक है जी, तो यहां पर द प्रोजेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम माइनिंग इज अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। सो 315 करोड़ तक का जो है रेवेन्यू जनरेट किया है इन 23-24, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर एंड इट्स सब सेक्टर इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर दिया है। तो यहां पर टोटल वैल्यू की बात करें इस सेक्टर की, इंडस्ट्री सेक्टर की, इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो यहां पर जो हमारा टोटल वैल्यू है, टोटल जो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है इस पूरे सेक्टर का 24 से 25 में वो 86,695 करोड़ है। उसी में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 65.49% है। और उसी के बाद सेकंड अगर हम बात करें तो 34.51% किसका है, सब सेक्टर का है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग, क्वेरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज है। सो यहां पर 65.49% अकेला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसका कंट्रीब्यूशन इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट वैल्यू में है, इस पूरे के पूरे टोटल वैल्यू में है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग, क्वेरिंग एट करंट प्राइसेस टू ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट इज 40% इन 2024-25। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगेन बहुत ज्यादा है, 26.19%, कंस्ट्रक्शन का 7.68% है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज का 5.66% है। तो ये आपने याद रखना है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में इसके कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का करंट प्राइसेस पर विदाउट एडजस्टिंग टू दी इन्फ्लेशन, उस पर जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 40%। और उसमें से भी सब सेक्टर की बात करें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है 26%। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगेन इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर एंड इट्स सब सेक्टर, तो ग्रोथ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस सेक्टर के ग्रोथ होने की जो संभावना है दैट इज प्रोजेक्टेड बाय 8.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। नेशनल लेवल की जो ग्रोथ है उसकी अपेक्षा ये बहुत ज्यादा है। कांस्टेंट प्राइस पर अगर आप नेशनल लेवल पर देखो दैट इज ओनली 6.5%। तो इसका मतलब स्टेट में ज्यादा इंडस्ट्रीज का ग्रोथ जो है हमारी स्टेट में ज्यादा है। सो 2024-25 में इस ग्रोथ के 8.1% रहने की संभावना है। सो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 2023-24 से 24-25, 2013-14 से 2024-25 के बीच में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 8.3% रहा है। वेरी सिग्निफिकेंट। नाउ यहीं पर अगर हम बात करें इसके बाद इसकी प्रेजेंटली इसकी ग्रोथ की, तो यहां पर 7.1% तक की इसकी ग्रोथ रहने की संभावना है 2024-25 में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो इट इज द कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड टू अचीव द सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्री 9.4%। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज की बात करें तो इनका जो ग्रोथ रहने की संभावना है, हाईएस्ट ग्रोथ रहने की संभावना है 11.5% इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। जबकि माइनिंग, क्वेरी की बात करें तो माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है 6.1% रहने की संभावना है 24-25 में। तो यहां पर आपसे यह पूछा जा सकता है ग्रोथ रेट सभी सेक्टर का सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ रेट रहने की संभावना है तो वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी की है जो 11.1% है। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर है 9.4% है। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सब सेक्टर है 7.1%। और सबसे नीचे जो सब सेक्टर है माइनिंग एंड क्वेरिंग सब सेक्टर की जो ग्रोथ है उसकी संभावना है सिर्फ और सिर्फ 6.1% ही ये ग्रो करेगा। और ओवरऑल जो हमने ग्रोथ की बात की है वो ग्रोथ हमारी है 8.1% कब, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन की। सो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर जो है एक कंपोनेंट होता है जब हम बात करते हैं किसी भी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की। दो ही पैरामीटर है, एक है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, टोटल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, दूसरा हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड। सो अनएम्प्लॉयड कौन होता है, अनएम्प्लॉयड वो एक लेबर फोर्स क्या है। तो यहां पर आपको लेबर फोर्स को डिफाइन किया है। लेबर फोर्स या तो वर्किंग पीपल है या फिर अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो
जो काम करना चाहते हैं, द पीपल हु आर सीकिंग टू डू द वर्क, हु सीक टू डू द वर्क आर अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड और वर्किंग दोनों को मिला करके हम एक लेबर फोर्स को बनाते हैं। सो यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2023-24 में, उसके अकॉर्डिंग द इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट शेयर इन हिमाचल प्रदेश हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.18% टू 22.04%। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास 2023-24 में जो इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 2023-24 में वो कितना है, 22.04% है। वहीं पर कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर टू इंपॉर्टेंट सब सेक्टर within the industry sector that provide the largest share in employment to the workforce in the state, 11.52% and 8.60% in the state's workforce. So gross 22.04 में से भी 11.52%, 11.52% अकेले कौन प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जबकि अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इट इज 8.60%. So manufacturing sector share in employment remain 41% in 2023 and 2024. ठीक है जी। सो टोटल में से शेयर की बात यहां पर हो रही है, जबकि टोटल में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही देखें तो इनका जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में वो कितना है, 41% है 2023-24 में। सो शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज डिक्रीज टू 4% इन 2023-24 फ्रॉम 7% इन 2022-2023। ठीक है, तो ये डेटा आपने ध्यान रखना है जी। तो यहीं पर सेक्टर वाइज यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 53.98 है, सेकेंडरी सेक्टर में 22.01 है, एंड अगेन अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर में 24.01% है। ये एम्प्लॉयमेंट में शेयर की बात हो रही है। इसी के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश इन सेकेंडरी सेक्टर। सो यहां पर ये ग्राफिक्स के द्वारा आपको सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है। तो इस सेकेंडरी सेक्टर में यहां पर आपके पास मेल है, यहां पर फीमेल है, यहां पर आपके पास मेल और फीमेल दोनों है। सो अगर आप यहां पर देखो, ये रूरल है, ये अर्बन है, ये रूरल प्लस अर्बन दोनों है। सो रूरल एरिया में 30.63% जो आपके मेल है वो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, जबकि अर्बन एरिया में आपके पास 50.63% जो मेल है वो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। जबकि रूरल और अर्बन दोनों में अगर आप मेल की एम्प्लॉयमेंट की बात करें इंडस्ट्री सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में वो 33.3% है। इसी के साथ अगर आप फीमेल का शेयर देखें तो रूरल एरिया में अगेन ओनली 7.2% ऑफ द फीमेल्स आर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर, बिकॉज आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, सो एंड सो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन रूरल एरिया में नहीं होती है। मेल की बात, फीमेल की बात अगर हम करें अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में भी जो पार्टिसिपेशन है फीमेल का इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट में वो कम ही है, 28.19% है। जबकि अगर आप रूरल एंड अर्बन दोनों में फीमेल का शेयर देखो तो इट इज 8.52%। अगेन अगर हम बात करें टोटल का, मेल और फीमेल का टोटल लेबर फोर्स का, तो हमारे पास जो रूरल एरिया में है इट इज ओनली 19.5% सेकेंडरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है, और हमारे पास अर्बन एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है सेकेंडरी सेक्टर में अर्बन एरिया में दैट इज 44.3%। और जो हमारे इसके बाद जो हमारे पास रूरल प्लस अर्बन दोनों की हम बात कर रहे हैं दैट इज 22.01%। तो ये हमने कर दिया है, तो इसको आप जरूर पढ़ें। तो इसके हेल्प से हमने इसको समझ लिया है ग्राफिक्स की हेल्प से। तो यह हमारा एम्प्लॉयमेंट का स्केनेरियो था। तो अंडर सेकेंडरी सेक्टर वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन अर्बन एरिया इट इज 44.3% वर्किंग पॉपुलेशन टोटल, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। रूरल एरिया में 19.5% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर रूरल एरिया में। जबकि अगर हम बात करें इसी के बाद हमारे पास रूरल एरिया जस्ट 7.2% ऑफ द रूरल वुमेन एंड 30.63% ऑफ द मेन एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर, एंड अगेन कंपैरेटिवली इन अर्बन एरिया 28.19% ऑफ वुमेन and 50.60% of the men are engaged in the secondary sector. So ये हमने इस इन्फोग्राफ्स की हेल्प से ऑलरेडी समझ लिया है।
नेक्स्ट हम चलते हैं। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो हमारे पास एक नेशनल लेवल का बॉडी है। तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अगेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया में बेसिकली खादी या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल जो कॉटन टेक्सटाइल है या फिर अदर टाइप का टेक्सटाइल है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, इनकरेज करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उसके लिए हमने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को हमने बनाया है। नॉट ओनली बेसिकली द टेक्सटाइल, अदर प्रकार के जो भी हमारे गांव में जो अदर प्रकार की जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, उसको प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, इनकरेज करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हमने 1957 में एस्टेब्लिश किया है अंडर द एक्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट है, या फिर ये स्टैट्यूटरी है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं है, किस तरह की ये बॉडी है। तो KVIC ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ 13 एक्टिव खादी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 13 खादी इंस्टीट्यूशन है जिनको KVIC लुक आफ्टर करता है। सो इसी के बाद हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है। हिमाचल प्रदेश में भी एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने नवंबर 8, 1966 में एस्टेब्लिश किया और जनवरी 8, 1968 में इसने काम करना शुरू किया। ये जो है प्रेजेंटली प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रही है, जिससे अनएम्प्लॉयड यूथ को या फिर आर्टिसन को, आर्टिसन जो है वो माइक्रो इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि लोकल अपॉर्चुनिटीज, लोकल जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है उसका सृजन किया जा सके। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बोर्ड एंड कमीशन था जिसके बारे में हमने किया। और इसी के बाद एक और हमारे पास एक कंपनी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, दैट इज द हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये कॉरपोरेशन है इंडस्ट्रीज के लिए। तो इनके पास एक्सपर्टीज है, बेसिकली दे हैव द एक्सपर्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, स्टेडियम, गवर्नमेंट कॉलेज, कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का इनके पास एक एक्सपर्टीज है, ऐसा इसमें बताया गया है। सम ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट जो इन्होंने डेवलप किए हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बाथू में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर पलकावाहा में, उन्ना में, लेबर हॉस्टल बाथू में एंड ट्रांजिशन वर्कर्स हॉस्टल दुलेहर उन्ना में, ये सब इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। सो इसके पास अपना एक इंडस्ट्रियल प्लॉट भी है 424 बीघा का बद्दी एंड दावनी में। कॉर्पोरेशन हैज सक्सेसफुली बिल्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया। कहां पर ये इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे हैं? कंदरोड़ी और पंडोरा में। ठीक है जी। सो हिमाचल इज ऑथराइज्ड डीलर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड MS Bitchem Asphalt Limited for cold mix product and a trader in हिमाचल प्रदेश for steel product। सो इनकी कोलैबोरेशंस है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की कोलैबोरेशन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ और बिटचेम एसफाल्ट लिमिटेड के साथ। ठीक है जी। अगेन कॉर्पोरेशन हैज बीन अपॉइंटेड एज ए स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के फॉर्म में इसको जो है इस्टेब्लिश किया, अपॉइंट किया गया है। कॉर्पोरेशन हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी फॉर सेटिंग अप ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क एट नालागढ़। कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो प्लेइंग ए पाइवोटल रोल इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमने पढ़ा है बल्क ड्रग पार्क जहां उन्ना हरुली में बन रहा है, उसमें भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। कॉर्पोरेशन इज इन द प्रोसेस टू डेवलप यूनिटी मॉल एट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, धर्मशाला में जो हमारा यूनिटी मॉल बन रहा है। हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, अब ये जो एक बोर्ड है इसको 2002 में इस्टेब्लिश किया गया हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2001 के तहत। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल है टू रेज द रिसोर्सेज टू फाइनेंस द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस बोर्ड का काम है फंड को रेज करना गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बिहाफ पर, ताकि जो हमारे इंडस्ट्रीज है उनके लिए फंड को इकट्ठा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए फंड को रेज किया जा सके। सो इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एडिशन टू इट्स अदर एक्टिविटीज। तो जो भी PPP मोड में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें मेन एंटिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से पार्टिसिपेट करती है वो हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है। तो इन्होंने 25 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवार्ड कर दिए हैं PPP मोड में एट डिफरेंट सेक्टर्स, 16 प्रोजेक्ट इन अर्बन सेक्टर, 7 प्रोजेक्ट इन टूरिज्म सेक्टर एंड 1 ईच इन एनवायरमेंट एंड साइंस सेक्टर। द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने
फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माता का बाग एट किनू चिंतपूर्णी ऑन पीपीपी मोड इज अंडर प्रोसेस। तो ये आपने याद रखना है कि डेवलपमेंट ऑफ माता का बाग एट किनू चिंतपूर्णी ऑन पीपीपी मोड, यहां पर एक फैसिलिटी बन रही है, दैट इज द माता का बाग एट किनू में। तो वहां पर ये जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इन्होंने इम्प्लीमेंट की है। तो यहाँ पर द एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉसिल पार्क सुकेती एट द नाहन सिरमौर इज अंडर प्रोसेस। प्रपोजल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अटल पार्किंग एज ए पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एट सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में। सो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पीपीपी बेस पर कुछ प्रोजेक्ट है जिसको ये फाइनलाइज कर रहा है, इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। चलिए जी, सो यहाँ पर अगर आप ध्यान रखो तो ये जरूर ध्यान रखो कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, बस दैट्स इट। रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन को मेजर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, दैट इज इट इज़ द यार्डस्टिक फॉर इन मेजरिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है टू एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितना कंट्रीब्यूशन है इसको मेजर करना। तो प्रेजेंटली जो बेस ईयर है वो 2011-12 ही है। तो यहाँ पर क्वार्टरली, यहाँ पर this is estimated, IIP is estimated quarterly by collecting data from selected unit, manufacturing, mining, quarrying and electricity। So इन 4 यूनिट से जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसी डेटा के आधार पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एस्टिमेट किया जाता है। सो यहीं पर जनरल इंडेक्स की बात करें तो उसमें एक वृद्धि देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 235.3 से 248.6 हुई है, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक ये बढ़कर 291.8 हुआ है, जो शो कर रहा है इंक्रीज को, दैट इज 5.7% एंड 17.4%। ये आपने ध्यान रखना है। सो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था इस पर्टिकुलर चैप्टर से उसको हमने कवर किया। तो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा दैट विल बी द पावर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।